ठीक है, तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? हिमालयस पढ़ रहे थे। हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम भारत को क्या हुआ? चूहा है? चूहे से डरते हो जी? वो चूहा तो यहाँ कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। कल चूहे की कहानी सुनाया था क्या? अरे सच्चाई है, मैं फेंकता वेंकता नहीं हूँ। चलिए, हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारत को इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन उसके पहले उच्चावच रिलीफ के अकॉर्डिंग आपके पास ये डेटा होना चाहिए 10, 6, 18, 5, 27, 7, 43, 2। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? साहिल। कोई रेड कैचर है यहाँ पर? ठीक है, बहुत बड़ा है। साहिल जी, इसको याद करना है हमेशा 10, 6, 18, 5, 27, 7, 43, 2। ये 4 डेटा ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। वन डे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे भारत में जितने भी जो रिलीफ होते हैं, उच्चावच होते हैं, उच्चावच यानी कि एक जैसा तो टोपोग्राफी होगा नहीं, कहीं पर्वत होगा, कहीं पहाड़ होगा, कहीं पठार होगा, कहीं पर मैदान होगा। तो इसका परसेंटेज क्या है हमारे इंडिया में? तो 10.6% माउंटेन का है, 18.5% हिल्स का है, 27.7% प्लेटो का है, 43.2% जो है वो प्लेन्स वगैरह का है। इसलिए हमको एग्जैक्टली ये डेटा याद करना है 10, 6, 18, 5, 27, 7, 43, 2। ठीक है, वो एक जमाना था कि सबसे कम सबसे ज्यादा क्या है, लेकिन आज जो जमाना है एग्जाम में पूछता है वो सीक्वेंस जमाने का पूछता है। ठीक है, इनका सीक्वेंस जमाइए, और ये सीक्वेंस में ही इसको मैंने आपको दिया है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मैदान है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मैदान है, उसके बाद प्लेटो यानी कि पठार का नंबर आता है, उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां हैं, और सबसे कम मात्रा में हमारे पास माउंटेन्स वगैरह हैं। ठीक है, हम अपने इंडिया को फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग हमने 6 भागों में हमने बांटा है। एक है हिमालय पर्वत, ठीक है, एक है हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ओके, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, ये देखो ये पूरा पठारी वाला इलाका है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है इसको भी हम देखेंगे। ओके, चौथा है हमारे पास जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, रेगिस्तान डेजर्ट है, वो है। पांचवा है हमारे पास कोस्टल इलाका, कोस्टल प्लेन, समुद्र के किनारों में जो मैदान हमें दिखते हैं वो। ठीक है, और छठवा सबसे अंतिम हमारे पास बहुत सारे आर्किपेलागो है, यानी कि बहुत सारे द्वीप समूह है हमारे पास, आइलैंड ग्रुप्स है। केवल अंडमान निकोबार ही ग्रुप नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिनमें से सबसे फेमस आइलैंड जो है वो सालसेट आइलैंड है, जिसमें हमारा जो मुंबई शहर है वो बसा हुआ है। मुंबई शहर कौन से द्वीप में है? सालसेट। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है वो जॉर्ज पंचम के साथ हुआ था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के साथ हुआ। दहेज में फिर पुर्तगाली लोग दिए। ये जो मुंबई था वो पहले पुर्तगालियों के पास था, पोर्चुगीसों के पास था, उसके बाद इसको दहेज में मिल गया, किसको? ब्रिटेन्स को, अंग्रेजों को मिल गया। उसके बाद से आज तक फिर अंग्रेजों के पास में ही है। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग हिमालयस या हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, और द आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। ठीक है, जिसको हमने शुरुआत कर दिया था। ये मैप तो आप देख ही रहे होंगे, इसका टोपोग्राफी, कहीं कुछ मैदान दिख रहा है, कहीं कुछ और दिख रहा है, कहीं पर पहाड़ दिख रहा है, और पठार, पहाड़ के अलावा जो भी बीच वाला इलाका दिखेगा जो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अभी आप जहां पर हो, या बस्तर के जो लोग हैं, या हमारे नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, अंबिकापुर जशपुर वाले इलाके में जो रहते हैं, वो आप वहां पर जब जाओगे तो हमें समतल चीजें दिखती है। आपका गांव बसा हुआ है, आपका घर है, वो थोड़ा मैदान जैसे दिखता है दूर दूर तक।
लेकिन आप ऊपर से अगर देखोगे तो वो एकदम प्लेन नहीं है। जैसे हमारा यहाँ रायपुर है वैसे ही वो इलाका प्लेन नहीं है, वो कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ है, एक जैसा समतल जगह नहीं है। अब चूंकि हम बहुत छोटे हैं उस टोपोग्राफी के हिसाब से, इसीलिए हमें वो प्लेन दिखता है, बट वास्तव में वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये पूरा हिमालय पर्वत है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, बीच में अरावली पर्वत दिखेगा, विंध्या, सतपुड़ा, ओके। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट दिखेगा, और ये लंबा सा ये आपका पूर्वी घाट है, और बीच में एक पहाड़ी दिखते है जिसका क्या नाम है, नीलगिरी। क्लियर है, ये नीलगिरी दिखेगा। उसके बाद अजंता, सातधार, ऐसे करके अलग अलग छोटे छोटे श्रेणियां और दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर गिर की पहाड़ियां हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये सारी पहाड़ियां, इसके अलावा यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत दिखेगा। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत दिखेगा। हिंदू कुश पर्वत के नीचे में आपको ऐसे लंबा सा सुलेमान की पहाड़ी दिखेगी, उसके बाद किरथर की पहाड़ियां दिखेगी। अगर इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये सारी पहाड़ियां भी हैं। अब ये पहाड़ी बना क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो दिखा चुका है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का जैसे ही निर्माण हुआ था, हमारा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया। तो जहां जहां टकराया, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जहां जहां जंक्शन है, जहां जहां जॉइंट है, वहां वहां हमें पहाड़ियां देखने को मिलता है। तो यहां पर पहाड़ी, यहां पर पहाड़ी, और यहां लंबा सा पहाड़ी है। इसका मतलब ये इंडियन प्लेट और इस तरफ क्या है, यूरेशियन प्लेट, वहीं पर जाके टकराया है। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी है जो लंबा गया हुआ है, कौन सी पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो कहां है बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में है। ये कौन सी पहाड़ियां हैं, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। तो कौन सी पहाड़ी है, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे चीज डील करते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत, हम पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे। हिमालय पर्वत जो है, हिमालयस रेंज जो है, वो याद रखिएगा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड का, विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। तो पहला क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है, साउथ अमेरिका। उसके बाद रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है, ये दो चीज याद रखना, एंडीज और रॉकी, एंडीज और रॉकी। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या आएगा, हिमालय आएगा। ठीक है, हिमालयन रेंज आएगा। क्लियर है ना, हिमालय रेंज कहाँ है, एशिया। ठीक है, वेरी गुड। इसके अकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो यहाँ पर एशिया आना चाहिए। इंडिया में तो है नहीं हिमालय रेंज, केवल इंडिया में नहीं है, ये हमारे एशिया में है और एशिया के सदर्न पार्ट में है। और हिमालय रेंज जो है वो किसी एक देश में नहीं है, वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। अगर एग्जाम में अगर पूछेगा कि हिमालय रेंज का एक्सटेंशन, उसका विस्तार को जमाइए देशों के अकॉर्डिंग पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम जमाओगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, म्यांमार, उसके बाद भारत, उसके बाद नहीं दिखेगा, अरे पूर्व से, ईस्ट से जमाना है। तो सबसे पहले म्यांमार दिखेगा, म्यांमार के बाद क्या दिखेगा, इंडिया, भारत नहीं दिखेगा, इंडिया। उसके बाद चाइना दिखेगा, क्योंकि चाइना जस्ट आ जाएगा ऊपर में। उसके बाद क्या दिखेगा, भूटान, फिर नेपाल, नेपाल के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद फिर पाकिस्तान। भारत का मैप देखना अच्छे से, उसके बाद समझ में आ जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तृतीय कल्प, टर्शरी पीरियड में हुआ था, जो कि एक सिनोजोइक एरा का एक हिस्सा है। ठीक है, और हिमालय पर्वत जो है वो बना कैसे है, हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, उनके कोलिजन से ही ये हिमालय रेंज जो है वो बना है। ठीक है, अब ये कहानी आपको पता होगा, पेंजिया है और पानी वाला इलाका को क्या कहते हैं, पेंथलासा। ठीक है, ये पहले एक साथ था, आज वर्तमान में जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं सब एक साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि सबसे पहले दो भाग में बटा, नीचे वाले भाग को गोंडवाना, ऊपर वाले को लॉरेशिया कहते हैं। हमारा इंडियन प्लेट जो है वो किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। ठीक है, और
उसके बाद जैसे ही पेंजिया टूटा, दो भाग में बटा, उसके बाद फिर अलग अलग अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर इन लोग अग्रसर हो गए और फाइनली इंडिया जो है वो यूरेशिया से जाके टकरा गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यूरोप को अलग से कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट के डेफिनेशन में भी यूरोप जो है वो नहीं आता, महाद्वीप के डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आता। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अभी एट प्रेजेंट इस हिसाब से नक्शा बना हुआ है और इंडिया इतने सारे प्लेट्स हैं, लगभग 7 मेजर प्लेट है। कितने? 7 मेजर प्लेट है और 8 से ज्यादा माइनर प्लेट्स वगैरह हैं। मेजर प्लेट में यूरेशियन प्लेट आता है, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट आता है, साउथ अमेरिका प्लेट आता है, इसके साथ साथ ये पैसिफिक जो उस तरफ भी है ये पैसिफिक प्लेट आएगा। ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को एक मानते हैं कभी कभार, ये अफ्रीकन प्लेट आएगा। इस प्रकार से हमारे पास 7 इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं। लेकिन और भी बहुत सारे प्लेट्स हैं, जैसे कैरेबियन प्लेट है ना, नाज़का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, और भी हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स हैं। 8 से ज्यादा प्लेट्स हैं हमारे पास, माइनर प्लेट्स, लेकिन 7 सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें एग्जैक्टली हमें याद करना है। ओके, ये कहानी आप सभी को एकदम क्लियर होगा कि हमारा इंडियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे आके यूरेशियन प्लेट से टकराना चालू किया था। ठीक है, ये यहां पर केवल इंडिया नहीं दिख रहा है, इंडियन प्लेट के बारे में बात हो रहा है, और इंडियन प्लेट का मतलब होता है ये वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। अब इस हिस्से में समुद्र भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है, मालदीव वगैरह भी आ रहा है, हर चीज आ रहा है। यानी कुछ हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है तो कुछ हिस्सा समुद्र के ऊपर है। जो समुद्र के ऊपर है वो रहने लायक जगह है, जिसे हम लोग आज इंडिया के नक्शे में हम देखते हैं। क्लियर है? तो ये इतना सारा पूरा इंडियन प्लेट है, तो ये पूरा प्लेट जाके टकराया था, और जैसे ही टकराया तो जहां पर टकराया वहां पर हिमालय पर्वत बना। ये वाला इलाका पूरा हिमालय पर्वत बना, ये वाला इलाके में हिंदू कुश पर्वत है, और इस इलाके में सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियां हैं। ये जो लंबा आपको दिख रहा होगा ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अराकान यूमा, अराकान यूमा। ठीक है, क्या क्या लिख दिए? यूमा। अच्छा, ओके, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अराकान यूमा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहां भी कहीं ना कहीं फॉल्ट्स वगैरह हमें दिखता है, बोलना नहीं। हिमालय पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियन यानी इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और हमारा इंडियन प्लेट जो है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, और वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। कहां चला गया? नीचे चला गया। और आज भी हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार जा रहा है। दोनों प्लेट्स के टकराने के कारण ही यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? हिमालयस रेंज का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हिमालय पर्वत उसका ओरिजिन हुआ है। क्लियर है? पहले जब टकराया नहीं था, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 9 से 16 सेंटीमीटर पर ईयर इसका मूवमेंट का रेट था, लेकिन जिस समय वो टकराया उस समय उसका जो मूव करने का जो रेट है वो मात्र 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर था। लेकिन अब टकराने के बाद धीरे धीरे इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है यूरेशियन प्लेट से, तो इसीलिए आज के समय में इसका मूवमेंट का जो रेट है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर पर ईयर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर है। शायद ये वीडियो आप लोग देख चुके हो क्या? मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस मैप को अगर देखोगे ध्यान से तो ये पूरा इतना लंबा हिमालय पर्वत आपको दिखेगा। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ियां हैं? हिंदू कुश। ठीक है, ये ऐसे बैंड हो रहा है, ये कौन सी पहाड़ी है? सुलेमान। और ये कौन सी पहाड़ियां हैं? कीर्थर। ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सी पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? चल याद है, ठीक है। ये जो हमारा हिमालय पर्वत जो है, हिमालय रेंज जो है, इसका आकार क्या है? चापाकार है ना? चाप के आकार क्या है?
आर्कॉइड है, आर्क के शेप में है, ठीक है, और आर्क के शेप में है तो ये आर्क है, तो इसका सेंटर कहाँ है, यहां होगा कि यहां होगा, ऊपर होगा। भाई बैंड इस तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है सर्कल इस तरीके इधर बनेगा और कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट यहां होगा। क्लियर है? तो हिमालयस का इनर पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला इनर पार्ट होगा, और इंडिया जो साइड है वो क्या होगा, उसका आउटर पार्ट होगा। क्लियर है? ये हिमालयस रेंज जो है, अगर इसकी कुल लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे हिमालयस रेंज को, तो हिमालयस रेंज जो है नॉर्थ के साइड में ज्यादा थिक है, चौड़ाई इसका ज्यादा है, और जैसे जैसे ये पूर्व की ओर आता है तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो क्या हो गया, यहां पर कम हो गया, और वेस्ट की ओर इसका विड्थ जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वेस्ट की ओर इसका विड्थ? यस, हमारा इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जब टकराया था तो इस हिस्से में टकराया था, तो इस हिस्से में टकराया था, इसीलिए यहां पर आपको बहुत सारे माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा और थिकनेस भी यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला सेक्शन बाद में टकराया, इसीलिए यहां पर थिकनेस बहुत कम है। अभी भी ये टकरा ही रहा है, अंदर जा ही रहा है, इसलिए इस इलाके में माउंटेन फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पर्वत इस इलाके में अभी भी बन रहे हैं, बन तो यहां भी रहा है। हिमालय पर्वत जो है अभी भी एक बहुत ही नया पर्वत है, नया माउंटेन रेंज है। इसके जो माउंटेन है ये अभी भी बन रहे हैं, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अंदर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग में है ये। इसीलिए हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जितने भी यहां पर पीक्स होंगे, जो भी पीक्स होगा, वो सारे पीक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो कितना है, 85 किलोमीटर मीटर, 85 मीटर। अरे 77 मीटर तो जैत खाम है हमारा। 88 यस, 8848 याद रखिएगा कितना है, 8848 है, लेकिन एग्जैक्टली अगर याद करोगे 884858 मीटर। ठीक है, 8848.58। इसके पहले जो था वो था 884857 था, पहले इन द सेंस 10 से 12 साल पहले। आज फिर से इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसको फिर से टेस्टिंग किया गया था, और ये देखा गया कि हिमालयस जो है वो ऊपर जा रहा है, उसका उत्थान हो रहा है, अपलिफ्टमेंट अभी भी जारी है। तो अभी एक्चुअल में उसका हाइट कितना है, तो ये सब हम बात कर रहे हैं, तो वो सी लेवल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कितना है, 8848 है एग्जैक्टली, इसको याद रखिएगा 8848। ठीक है, 8848। आज भी जितने भी जो हिमालयस रेंज है वो अपलिफ्टमेंट उसका आज भी हो रहा है। ठीक है, उसका उत्थान जो है आज भी हो रहा है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए ये पूरे विश्व का सबसे नया पर्वतों में से एक है जिसका निर्माण आज भी जारी है, और इंडिया में सबसे बुजुर्ग पर्वत जो है वो यहां पर है। क्या नाम है? अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत जो है सबसे बुजुर्ग पर्वत है। अब हिमालय पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिमालयस रेंज जो है वो केवल एक रेंज नहीं है, वो अलग अलग रेंजों में बटा हुआ है। जैसे ही आप मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में जाओगे तो आपको एक छोटे छोटे पहाड़ी दिखेंगे जिसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पहाड़ी दिखेंगे। इसके और आगे जाओगे तो आपको और ऊंचे ऊंचे पहाड़ी दिखेंगे जिसको हम लोग हिमाचल या लघु हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ोगे तो और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हमें दिखेंगे जिसे हम लोग हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय के नाम से हम जानते हैं। और आगे बढ़ोगे तो उतना हाइट तो नहीं मिलता, लेकिन अच्छा खासा काफी हाइट में और बहुत सारे हमको माउंटेन रेंज जो है वो देखने को मिलता है, जिसे हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से हम जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है उसके कितने श्रेणियां हैं, तो 4 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर वाले भाग में है ट्रांस हिमालय, जिसका सबसे ज्यादा भाग जो है वो तिब्बत में आता है, इसीलिए हम इसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो है यही सबसे हाईएस्ट हिमालय है। माउंट एवरेस्ट वगैरह मैक्सिमम चीजें इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय।
अब चूंकि ये अंदर की ओर है इसीलिए हम इसे इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, आंतरिक हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद जस्ट अगला हमें मिलेगा लेजर हिमालय, जिसको हम लोग मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। और सबसे बाहरी सबसे छोटा जो अभी भी लगातार बन रहा है, ठीक तरीके से बना भी नहीं है, उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक को हम आउटर हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने श्रेणियां हो गए? 4। पहले वाले क्या कहते हैं? ट्रांस या फिर ठीक है तिब्बती हिमालय। दूसरा क्या रहेगा? ग्रेटर, महान या फिर बृहद। तीसरा क्या रहेगा? लेजर या फिर ये बीच में है इसीलिए मिडिल, मध्य या फिर उसके बाद क्या आएगा? शिवालिक। स्पेलिंग सही है क्या शिवालिक का? मात्रा है, आइए ठीक है। शिवालिक मैंने शायद आपको बताया था, बैठ जाइए। मैंने शायद आपको बताया था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये दोनों आपस में टकराए थे। तो इनमें से कौन सा इंडियन प्लेट में आता है, कौन सा यूरेशियन प्लेट में आता है? ये वाला यूरेशियन में और बाकी सब इंडियन प्लेट में। ठीक है, तो ये तो एक थ्योरी हुआ ना, ये तो एक थ्योरी हुआ। क्या थ्योरी हुआ कि दोनों जब आके टकराए तो जाहिर सी बात है एक को नीचे जाना है, दूसरे वाले को ऊपर आना है। ठीक है, और जहां पर टकराए हैं वो जंक्शन में कहीं ना कहीं फोल्ड ऐसे बनेगा। तो ये वलित पर्वत भी है, फोल्डेड माउंटेन भी है, ये क्लियर है। तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो आपका ट्रांस हिमालय है, और जो नीचे जो जा रहा है वहां पर भी फोल्ड बनेगा, वो हमारा क्या है? आपका ग्रेटर, लेजर और शिवालिक वाला रेंज है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये तीन जो है हमारे इंडियन वाले प्लेट में आते हैं और वो यूरेशियन प्लेट में आता है। लेकिन दूसरा थ्योरी भी मैंने आपको बताया था। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि इंडियन प्लेट जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो बीच में एक कौन सा सागर था? तैतीस सागर था। और 33 सागर में बहुत सारे मलबे हैं। अरे चट्टान प्लेट आ रहे हैं ना, तो जमीन से घसीटते हुए उन लोग तैरते हुए आ रहे हैं। तो बीच में जितने भी जो अवसाद वगैरह मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर चट्टान मिलेंगे, वो जाहिर सी बात है जब पास आते जाएंगे तो उनका अपलिफ्टमेंट होगा, और उससे ही ये सारे कचड़ों से क्या बना है? हिमालय पर्वत बना है। अब यहाँ पर अवसाद या कचड़े कहने का मतलब नहीं है कंकड़ पत्थर, भाई यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर प्लेट्स के बारे में बात हो रहा है। वो बड़े बड़े जो प्लेट्स है टुकड़े हुए, फोल्ड हुए और हिमालय के रूप में वो ऊपर आए हैं। तो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो है किसी प्लेट्स में नहीं आएगा, ना कोई यूरेशियन प्लेट में आएगा, ना ही ये इंडियन प्लेट में आएगा। वो तो 33 सागर का कचड़ा है, मलबा है। क्लियर है? अगर दूसरे तरीके से अगर देखोगे, दूसरा थ्योरी अगर देखोगे तो उस हिसाब से ये यूरेशियन प्लेट में आएगा, और ये जो तीनों है ये किस में आएंगे? इंडियन प्लेट में आएंगे। ओके, अब चूंकि ये तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आउटर हुआ, और ये सबसे इनर हुआ, और ये बीच में है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनका अलग नाम भी है। आउटर यानी कि बाह्य हिमालय, ये आंतरिक हिमालय, और बीच में है तो मिडिल हिमालय, इसलिए इनका एक और अलग नामकरण किया गया है। ओके, एक एक करके सारी चीज को डील करेंगे। एनसीईआरटी बुक का मैंने आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। यहां पर हमने तो चलो पढ़ तो लिया कि यहां पर हम ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय है और शिवालिक है। ठीक है, लेकिन वो भी अलग अलग छोटे छोटे रेंज में बटा हुआ है। काराकोरम दिखेगा, लद्दाख दिखेगा, जास्कर दिखेगा, फिर महान हिमालय दिखेगा, लंबा सा महान हिमालय यहां पर जाएगा। उसके बाद आपको पीर पंजाल दिखेगा, धौलरधर दिखेगा, कुमाऊं दिखेगा, गढ़वाल दिखेगा, ठीक है, महाभारत श्रेणी दिखेगा। ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। धीरे धीरे करके हम सब देखेंगे। यहां पर एक और रेंज आपको चाइना में दिखता है। ठीक है, वैसे अगर हम ध्यान दें तो ये जो ग्रेटर हिमालय सॉरी ट्रांस हिमालय है, उसका बड़ा सा हिस्सा जो है वो तिब्बत वाले सेक्शन में आता है, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना है। जो इंडिया के रेस्पेक्ट में काम का है केवल हमें उसे ही पढ़ना है, उसको ही डील करना है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। शायद इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय, जिसे हम तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्यों तिब्बती हिमालय कहते हैं? क्योंकि अधिकांश भाग जो है वो तिब्बत में है, इसीलिए हम इसे तिब्बती हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। ये कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय कहाँ है बोलोगे तो ये जो महान हिमालय है
महान हिमालय के उत्तर में पड़ता है। जो ग्रेटर हिमालय है उसके नॉर्दर्न साइड में पड़ेगा। ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी बहुत सारे रेंजेस है, छोटे 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 रेंज है। उनमें से जो इंडिया के रेस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो है आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये सबसे ऊपर में दिखेगा काराकोरम, ठीक है, काराकोरम दिखेगा सबसे ऊपर में काराकोरम। उसके नीचे आपको दिखेगा लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। उसके नीचे आपको दिखेगा जास्कर। क्या दिखेगा? जास्कर। ये तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तिब्बती हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये एग्जाम में पूछता है, इसको सीक्वेंस जमाइए, उत्तर से दक्षिण जमाइए, दक्षिण से उत्तर जमाइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीन श्रेणियां जो है वो एकदम सीक्वेंस में है। ये तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और केवल इतना बस इंडिया सेक्शन में आता है, उसके बाद तो पूरा चाइना और तिब्बत में आता है, इसलिए हम उसके अदर जो सीरीज उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन काराकोरम का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? कैलाश रेंज कहते हैं, कैलाश श्रेणी कहते हैं। ओके, ये काराकोरम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इसको हम क्यों पढ़ रहे? क्योंकि यहां पर कौन रहता है? हाँ, कौन रहते हैं जी? शंकर भगवान रहते हैं। वो तो कण कण में है क्या? वहां दो ठो झील का नाम मैं बताया था, एक मीठे पानी का झील तो एक दूसरा खारे पानी का। क्या? मीठे पानी का झील मानसरोवर, खारे पानी का झील क्या? रक्षगंडा, रक्षातल या राकास्थल, ठीक है। अब वहां पर खारा पानी का झील पूरा मिल रहा है, तो ये एक प्रकार का एविडेंस है कि वो इलाका पहले समुद्र हुआ करता था, ठीक है। नीचे से पूरे मलबा जब ऊपर आया तो थोड़ा बहुत पानी वहां पर बच गया थी सागर का। क्लियर है? तो वो एक एविडेंस है। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, ये पूरा हिमालय पर्वत है। ये कौन सी पहाड़ी? हाँ, पक्का ना? अरे अभी भी देखना पड़ रहा है कहाँ क्या लिखे हैं नीचे में। ये जो दिख रहे ना, इसे क्या बोलते हैं? पानी ही, और निकालूंगा, बता रहा हूं मैं। ये कौन सी पहाड़ी है? हिंदू कुश, ठीक है। अब वो ऐसे करके पूरा विस्तार है भाई हिंदू कुश का, ऐसे करके। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? ये कौन सी पहाड़ी है? ओके, ये सारी पहाड़ी आप जानते होंगे। और ये तो अच्छा खासा हिमालय पर्वत है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा चाइना में भी कुछ पहाड़ियां ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर में भी कोई ना कोई पहाड़ियां आपको दिखेगी। बहुत सारी पहाड़ियां जो है वो एक जगह आके मिल रहे हैं। बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं वो एक जगह आके मिल रहे हैं, जिसको हम लोग नॉट के रूप में जानते हैं। ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि। और उस ग्रंथि को हम पामीर नॉट या पामीर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पामीर ग्रंथि, ये है आपका पामीर नॉट। ये पामीर नॉट क्या है? हमारे इंडिया के जस्ट ऊपर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर में, लद्दाख के ऊपर में एक नॉट है, ग्रंथि है। ग्रंथि समझते हो? गांठ। और गांठ मतलब क्या होता है? रस्सी में गांठ लगाना, यानी कि दो रस्सी को आपस में जोड़ना। तो एक प्रकार का ये गांठ है, ग्रंथि है, नॉट है, जहां पर बहुत सारे माउंटेन रेंज, पर्वतों की जो श्रेणियां हैं वो एक जगह आके मिलती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया का क्या मिलेगा आपको? ये कौन सी श्रेणी है? ट्रांस हिमालय का श्रेणी है। ट्रांस हिमालय क्या है यहां पर? ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बती हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जाके वहां पर मिल रहा है। जस्ट बगल में एक पहाड़ी गिरा है, क्या नाम है उसका?
हिंदू कुश, समझ में आ रहा है कौन सी पहाड़ी? हिंदू कुश। एक और मिलेगा आपको कुनलून, क्या मिलेगा? कुनलून, कुनलून, ठीक है, कुनलून, कुनलून। और वहीं ऊपर में आपको तियान शान मिलेगा, तियान शान, ठीक है। ये तियान शान किसी किसी बुक में नहीं दिखता, लेकिन अगर अंदर गहराई तक अगर पढ़ोगे तो ऊपर में एक और श्रेणी दिखता है, वो तियान शान है। कौन सी श्रेणी? तियान शान। बहुत सारे पर्वत जो है सब एक जगह आके मिले हैं, तो उसे हम लोग नॉट के रूप में हम जानते हैं, और उसे हम कहते हैं पामीर नॉट। उज्बेकिस्तान में है वो पामीर नॉट, पामीर नॉट, ठीक है। पामीर ग्रंथि कहते हैं, जहां पर बहुत सारे पर्वत एक जगह आके मिलते हैं। ओके, कौन कौन से पर्वत मिलेंगे? हिंदू कुश मिलेगा, ऊपर में आपको तियान शान मिलेगा, इधर कुनलुन शान मिलता है या कुनलुन श्रेणियां मिलता है, और नीचे में क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय है। नीचे में कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ये पूरा बड़ा सा इलाका कौन सा है? ट्रांस हिमालय। लेकिन चलो ट्रांस हिमालय मिल रहा है, ट्रांस हिमालय में कौन सा श्रेणी मिलता है? ट्रांस हिमालय खुद 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, 3 सीरीज में बटा हुआ है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये पूरा आपका क्या है? ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय का भी सबसे नॉर्दर्न सीरीज कौन सा है? काराकोरम है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पामीर नॉट में ट्रांस हिमालय मिल रहा है, और ट्रांस हिमालय का कौन सा श्रेणी? ट्रांस हिमालय का काराकोरम वाला जो श्रेणी है वो इसमें जाके मिल रहा है। समझ में? तो पामीर नॉट या पामीर ग्रंथि क्या है? पामीर नॉट एक ऐसा जंक्शन है जहां पर बहुत सारे पर्वतों की जो श्रेणियां हैं, माउंटेन सीरीज है, वो एक जगह आके मिलता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी श्रेणियां हैं? हिंदू कुश है, तियान शान है, कुनलुन शान यानी कि कुनलुन श्रेणियां हैं, और यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय का कौन सा श्रेणी? खास करके काराकोरम। तो तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश, ये सब एक जगह आके मिलते हैं। और ये कहां है? इंडिया में नहीं है, ये इंडिया के ऊपर में है। पामीर नाम का एक जगह है, एक शहर है, एक इलाका है, और वो फेमस ही हो गया पामीर ग्रंथि के नाम से, पामीर नॉट के नाम से। क्लियर है? ठीक है। इस मैप को अगर देखोगे तो ये कौन सी पहाड़ियां जी? हिंदू कुश, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी पहाड़ियां हैं? हिमालय पर्वत, ये थोड़ा इसे बैंड हो गया नीचे में। और ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अराकान, बोलोगे तो नहीं? वो हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है वो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अराकानियों में कौन बोल रहे हैं? अरे कुनलुन लिखे ना, कुनलुन शान, ठीक है, ये कुनलुन शान है। तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनमें से एक जो ऐसे सीरीज जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है ना ये सीरीज ऐसे माउंटेन का, चाइना में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी है? कुनलुन। ऊपर में और आपको दिखेगा ऐसे लंबा सा, दिख रहा है? क्या नाम है उसका? तियान शान। ओके, तो ये सारी पहाड़ियां एक जगह आके मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? पामीर, पामीर नॉट कहते हैं। ओके, वैसे तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, आपको दिख रहा होगा। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। इज दिस मॉर्निंग गुड? वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, वैसे तो आपको यहां पर और भी चाइना में और पहाड़ी दिखेगा, जैसे टांगुला शान, और यहां पर चाइना में और ऐसे बैंड होते हुए बहुत सारे आपको माउंटेन रेंज दिखेंगे, बहुत सारे बैंड होते हुए आपको पहाड़ियां दिखेंगी। लेकिन ये पहाड़ी जो है वो म्यांमार में ज्यादा आता है और चाइना में ज्यादा आता है, इसीलिए हमें इंडिया में उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हैंगडुआन शान, ये अलग अलग प्रकार की पहाड़ियों के नाम है जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। जो काम का था उसको हमने पढ़ लिया। क्या क्या काम का था? लंबा सा ऐसे हिंदू कुश पर्वत गया हुआ है,
यहां से हिमालय पर्वत गया हुआ है, लंबा से ऐसे कुनलुन शान की पहाड़ियां गई हुई है, और ऊपर में आपको दिखेगा क्या, तियान शान की पहाड़ियां, और बीच में जो जहां पर आके मिलते हैं वो क्या है, पामीर ग्रंथि। ठीक है, और पहाड़ों के बीच में एक मरुस्थल आपको दिखेगा, एक डेजर्ट दिखेगा, चाइना में है, जिसका नाम भी मैंने पहले एक बार कभी लिया था। चाइना में एक बड़ा सा मरुस्थल दिखेगा, रेगिस्तान दिखेगा, जिसका नाम है टकला मकान। क्या नाम है, टकला मकान। हाँ हाँ, सच में ही नाम है, मजाक थोड़ी करूंगा मैं। आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? मैं जब मजाक भी करूंगा वो भी सच होता है। ठीक है, टकला मकान है ये। यहां से तरीम, इसका फेमस रिवर का नाम है तरीम, तो इस बेसिन को तरीम बेसिन के नाम से जानते हैं। ये टकला मकान है। ठीक है, टकले लोगों का मकान है क्या वहां पर? ठीक है, वास्तव में इसका जो नाम है वो माकन है। ठीक है, लेकिन याद करने के चक्कर में मकान मकान हम बोल देते हैं। ओके, चाइना में आता है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। कौन से पहाड़ी है? ऊपर में तियान शान मिलेगा और नीचे में कुनलुन शान मिलेगा। ये शान का मतलब ही होता है श्रेणी, सीरीज। ठीक है, शान का मतलब ही होता है श्रेणी, सीरीज। और हिमालयस मिलेगा, हिमालय में भी कौन सा मिलेगा? ट्रांस हिमालय मिलेगा। और ट्रांस हिमालय में भी कौन सा मिलेगा? बस काराकोरम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर दिखे तो इस तरीके से जो पहाड़ी दिख रहा है वो आपका हिंदू कुछ दिखना चाहिए। इस तरीके से ऐसे बैंड होता हुआ जो पहाड़ी दिखेगा वो सुलेमान, और ऐसे लंबा जो पहाड़ी गया हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कीर्थर। चलो कुछ कुछ याद हो गया। ये पहाड़ी के नाम क्या है? ऐसे जा रहे हैं अराकान यूमा। ठीक है, और ये छोटी छोटी पहाड़ियां दिख रही है, ये मेघालय में है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ट्रांस हिमालय में हमने देखा कि ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में बांटे हैं। एक भाग है काराकोरम, दूसरा भाग है क्या? लद्दाख। तीसरा हिस्सा क्या है? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम के बारे में अगर मैं बात करूं तो काराकोरम जो है वो तीनों में सबसे नॉर्थ में आता है। तीनों इन द सेंस काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में सबसे नॉर्थ में आता है। ठीक है, पूरे हिमालयस रेंज का सबसे नॉर्दर्न सीरीज अगर आपको कोई बोलेगा तो आपको क्या है? काराकोरम रेंज है। सबसे नॉर्थ में क्या मिलेगा? काराकोरम रेंज मिलेगा। ठीक है, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज को पुराणों में इसे हम कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। काराकोरम रेंज को पुराणों में हम कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, तो कृष्ण यानी कि काला, कृष्ण यानी कि काला, और गिरी यानी कि गिरना, है कि नहीं? नहीं, गिरी यानी कि होता है पर्वत, गिरी यानी कि कितने गिरे हुए हो आप लोग? कृष्णगिरी, काला पर्वत। ये चूंकि अगर आप यहां पर जाके अगर देखोगे तो ये जो माउंटेन सीरीज है ये पूरा ऊपर से आप देखोगे तो पूरा काला काला दिखता है। पूरा काराकोरम जो है वो पूरा काला काला दिखता है। अरे काराकोरम का मतलब ही होता है कि काला पर्वत। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से जैसे ही भारत आओगे ऊपर वाले सेक्शन से, तो अफगानिस्तान के जो व्यापारी हैं वो इस श्रेणी को काले पर्वतों की श्रेणी के नाम से उन लोग जानते थे। अब काले पर्वत को उन लोग काराकोरम शब्द से उन लोग पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? काराकोरम शब्द से पुकारते थे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? काराकोरम पड़ गया। और हमारे पुराणों में भी इसे कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण यानी कि काला, गिरी यानी कि पर्वत, काला पर्वतों के नाम से हम इसको जानते हैं। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से हम जानते हैं। रीढ़ समझते हो? रीढ़, ये बैकबोन। ठीक है, अगर ये रीढ़ है, बैकबोन है, तभी हम अच्छे से खड़े हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो जहां पर टकराया वहीं पर सबसे पहले जो पहला पर्वत बना था वो ट्रांस हिमालय का काराकोरम ही बना था, क्योंकि सबसे पहले वही जाके टकराया था। तो शुरुआती वहीं से हुआ है, दोनों के जंक्शन में है आपका काराकोरम। ओके, तो इसे हम उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जानते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया।
ये उच्च एशिया क्यों कह रहे हैं, हाई एशिया क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो माउंटेन, जो हिमालयस जो पर्वत है, हिमालयस माउंटेन रेंज है, ये विश्व में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पीक आपको इसी रेंज में मिलेंगे, यानी हिमालयस रेंज में मिलेंगे। और हिमालयस रेंज का सबसे नॉर्दर्न हिस्सा काराकोराम है, इसीलिए काराकोराम को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी हम जानते हैं। काराकोराम का मतलब ही होता है काला पर्वत यानी कि कृष्णगिरी, इसे हम लोग उच्च एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जानते हैं। इस काराकोराम का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं केटू। काराकोराम का जो हाईएस्ट पीक है, माउंटेन है, उसे हम कहते हैं केटू। केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसका जो हाइट है वो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर, ठीक है। अगर कोई पूछे केटू का हाईएस्ट, केटू का हाइट क्या है, 8611 मीटर है ना कि सेंटीमीटर, ना कि किलोमीटर। ओके, अब तुम 8611 किलोमीटर बोलोगे, तुम एकदम बाह्य मंडल में पहुंच जाओगे, एक्सोस्फीयर में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो किलोमीटर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मीटर में, 8611, ठीक है। केटू, केटू का एक और नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। केटू का एक और नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। केटू का एक और नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। इसका हाइट कितना है, 8611 है, ठीक है। ये कहां है, ये हमारे पीओके में है, हमारा नहीं, हमारे लद्दाख में है, और उस सेक्शन में है जहां पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा इलाका, शायद मैंने एक बार डिस्कस किया था, अक्साई चीन क्या है, पीओके क्या है, ठीक है। और पाकिस्तान भी पगला इंसान, वो चाइना को कुछ जमीन गिफ्ट में दे दिया था। चाइना भी कुछ हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया और बहुत सारे इलाके को घेर के रखा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक दिन मैंने शायद डिस्कशन किया था, ठीक है। तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में काराकोराम का सबसे ऊंचा श्रेणी, हाईएस्ट पीक K2, जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है, वहां पर है। यह इंडिया का, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी है। ओके, लेकिन समस्या यह है कि इंडिया में नहीं है, वो पीओके में है। समझ में आ रहा है। लेकिन हम तो इंडिया का मैप बनाएंगे तो पीओके को हम काउंट करते हैं, इसीलिए हमारा हाईएस्ट पीक है। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव वाले अगर फील्ड में, एरिया में अगर आप देखोगे तो पीओके को कंट्रोल कौन करता है, पाकिस्तान करता है। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर नहीं है। तो अगर एग्जाम में आएगा कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के अंदर में हाईएस्ट पीक क्या है, तो कंचनजंगा आएगा। ये तो पीओके में आता है, समझ में आ रहा है। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला इलाका, वो हमारे इंडिया का इलाका है, इसीलिए K2 हमारा हाईएस्ट पीक है, हमेशा बोलना। ओके, तो हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोराम क्या है, K2 है। गॉडविन ऑस्टिन का एक और नाम है, पीओके में आते, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, अबव सी लेवल, ठीक है। समुद्र तट से हम देखेंगे तब। ये जो काराकोराम रेंज है, इसका एक्सटेंशन वो है तिब्बत तक गया हुआ है। ईस्ट की ओर अगर हम देखें तो इसका विस्तार तिब्बत तक है। और तिब्बत में एक पर्वत का नाम आता है क्या, कैलाश पर्वत। वो काराकोराम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ना कि लद्दाख श्रेणी का, ना कि जास्कर रेंज का, काराकोराम का ही है। किसका है, काराकोराम का है, ठीक है। देखते जाओ, क्योंकि मैं लास्ट में मैं पूछूंगा, ठीक है, इसीलिए सब लिख रहे हैं, देखते जाओ। अरे लिखोगे भी तो ऐसे लिखो एकदम शॉर्टकट में, की पॉइंट्स लिखो, ताकि देखते ही साथ वो समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो आप जैसे मुंडी करोगे, सर पूछ रहे कहां है, पूरा लाइन पढ़ो, कहां पर लिखो, शॉर्टकट में कहीं पर लिख लो, ठीक है। और लिखो ही मत, यहां पर लिखो, ठीक है, दिमाग में लिखो। कैसे हर्षल, कहां लिखना है, तो ऐसे लिखोगे क्या, दिमाग में लिखना है। लड़कियां टेंशन में रहती है, दिमाग में लिखना है, लेकिन दिमाग तो अंदर है। लड़के बिंदास हैं, दिमाग है ही नहीं उनके पास। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग तीसरी दुनिया, तीसरा पोल, तीसरा ध्रुव के नाम से हम जानते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। किसको,
क्या बोलते हैं? तीसरा ध्रुव कहते हैं, थर्ड पोल। क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? वो ये है कि पोल्स जो है, आपको पता होगा, बहुत ठंडा इलाका है, और पोल्स जो है ठंडा इलाका है, वहां पर 12 महीने बर्फ जमे हुए मिलेंगे, ग्लेशियर वहां आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ग्लेशियर। तो पोल्स के बाहर सबसे ज्यादा ग्लेशियर, मैक्सिमम ग्लेशियर अगर कहीं मिलता है तो इसी काराकोरम रेंज में आपको मिलेगा। पोल्स के बाहर अगर ग्लेशियर कहीं मिलता है, ग्लेशियर को कहते हैं हिमनद, हिमनद। तो पोल्स के बाहर ग्लेशियर अगर आपको मिलेगा तो कहां मिलेगा आपको? काराकोरम में सबसे ज्यादा मिलेगा। और भी जगह ग्लेशियर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्लेशियर्स आपको पोल्स के बाहर मिलेगा यहां पर। इसीलिए काराकोरम रेंज को हम लोग थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि तीसरा ध्रुव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम रेंज में ही आता है। ठीक है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया में नहीं था, वो पीओके वाले सेक्शन में था। हम 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाए और हमने पाकिस्तान से युद्ध करके इस सियाचिन ग्लेशियर को हम अपने कंट्रोल में फिर ला लिया। ये तो इतना बड़ा ग्लेशियर जो कि वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, वो पाकिस्तान के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? पाकिस्तान। तो हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया और हम इसको अपने कंट्रोल में लाए। समझ में आया? नहीं तो सियाचिन ग्लेशियर हमारे कंट्रोल में नहीं था। बहुत बड़ा पानी का स्रोत है ये। ओके, यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। कौन सी नदी निकलती है अभी मैं बताऊंगा आपको। स्रोत है, स्रोत। क्या है ये? तो स्रोत की स्पेलिंग बताओ हिंदी में। आधा सा, पूरा सा? नहीं, पहले उनको बताने दो। वासुदेव बता। हाँ, आधा सा, त्रो, ऐसे त्रो और ता। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको स्रोत पढ़ते हैं। इस स्रोत कहते हैं ना। तो स्रोत नाम का शब्द दुनिया में है ही नहीं, गलत लिखा हुआ है। ऑनलाइन कह रहा हूं, बुक वाले पकड़ के मारूंगा मैं। अरे स्रोत नाम का कोई शब्द है ही नहीं। मैं कई बार हो गया बोलते हैं, हर बैच में बोलता हूं, मैं बोलूंगा। अब बुक वाले गलत हैं, गधेड़े लोग हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है ना। अब वो भी कहीं से जब पढ़े होंगे तो ऐसे ही पढ़े होंगे, समस्या है। और उसको देख के फिर हम लोग भी बोलेंगे सही, स्रोत बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? स्रोत। अरे गलत है। एक होता है स्तोत्र। ये जो संस्कृत में जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं वो वाला है ये। ठीक है, इसीलिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। वास्तव में होता है ये स्रोत। ये क्या है? जैसे ये प है तो प में ये र का डंडी डालते क्या बनता है? प्रा। वैसे ही सा है, सा में डंडी डालोगे क्या बनेगा? सरा। हाँ, तो ये स्रोत है भैया, ये है। समझ में है कि नहीं है? स्रोत है। अब लोगों को लगता है कि ये सा है और ये त्रा है, त्रा, इसीलिए लोग ऐसे बना देते हैं। गलत है ये। ठीक है, सा है और उसमें रा का ऐसे डंडी लगा हुआ है, स्रोत है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोगों को ये पता था। हाँ, उद्देश्य को दो प्रकार से लिखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उज्जवल भी है, बहुत सारे शब्द हैं जो हम गलत लिखते हैं। हिंदी में बाकायदा एक चैप्टर है शब्द शुद्धि, उसी में सब सुधारते हैं। वही चैप्टर सबसे कमजोर है। ठीक है, एक दिन और बताया था आपको वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है। VACCUM है कि VACWM है? कौन सा करेक्ट है? ये W वाला ना, ये सबसे करेक्ट है। कुछ बुक में लिखाता है, इसलिए हम ऐसे याद कर लिए हैं, गलत है। उस बुक वाले को
जहां भी मिल जाए ना सम्मानित करूंगा मैं एकदम। किससे? पनही से। बोलते रहूं वही मेरे को ना पीट दे। देखो काराकोरम रेंज जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों के बाहर सबसे ज्यादा ग्लेशियर अगर कहीं मिलता है तो वो हमें काराकोरम रेंज में ही मिलता है। क्लियर है? ये यहां पर सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और पाकिस्तान पीओके से हमने अपने कंट्रोल में इसको लाया था। क्लियर है? काराकोरम में और भी बहुत सारे हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, जैसे बाल्तरो, बियाफो, हिस्पर, साल्तोरो। ये सब क्या है? ग्लेशियर्स के नाम है। बाल्तरो, बियाफो, हिस्पर, साल्तोरो। बाल्तरो, बियाफो, हिस्पर, साल्तोरो। अरे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और सारे ग्लेशियर को हम याद करेंगे। एग्जाम में पूछता है इंडिया के फेमस ग्लेशियर, टॉप 10 ग्लेशियर हमको याद करने, उनका सीक्वेंस याद करना है, बड़े से छोटा याद करना है, यहां तक कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जमाने भी आता है, तो दोनों आपको याद करना है। क्लियर है? सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन। बाल्तरो, साल्तोरो, हिस्पर, ये कुछ कुछ और भी है। ठीक है? बाल्तरो, बियाफो, हिस्पर, साल्तोरो। दूसरा है लद्दाख। आपको पता होगा सबसे ऊपर क्या मिलेगा? काराकोरम। उसके बाद क्या मिलेगा? लद्दाख। उसके बाद क्या मिलेगा? जास्कर। ठीक है? और इसी काराकोरम का एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? बस पढ़े लिखे आदमी आप लोग। अब दूसरा हम देखते हैं लद्दाख, जो कि जस्ट काराकोरम के नीचे आता है। लद्दाख, लाख दर्रों का घर। लद्दाख, लद्दाख का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लाख दर्रों का घर, लैंड ऑफ 1000 पासेस। दर्रा समझते हो? जो डरता है उसे दर्रा कहते हैं, वही है क्या? तो दर्रा क्या होता है? देखो हम रेंज रेंज बोलते आ रहे हैं, यानी श्रेणियां श्रेणियां बोलते आ रहे हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? एक पहाड़ को श्रेणी कहते हैं क्या? नहीं, वो तो बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है? बहुत ही सारे पहाड़ हैं, तो ये तो बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो पहाड़ों को जब क्रॉस करना है तो कोई पागल इंसान ही होगा जो एकदम हाइट में जाके यहां से उसको पार करे। जो सबसे निचला इलाका होगा पार करने के लिए, वहीं पर इंसान जाना चाहिए, जरा मेहनत ना लगे और थोड़ा आसान रास्ता भी हो, उसे ही हम लोग दर्रा कहते हैं। जहां से आसानी से पास हो सके उसे हम लोग पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। समझ में आए? ठीक है? तो लद्दाख का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां बहुत सारे पासेस हैं, दर्रे बहुत सारे हैं। लद्दाख, लाख दर्रों का घर, लैंड ऑफ 1000 पासेस। ठीक है? या होम ऑफ 100,000 पासेस। ऐसे अलग अलग नामों से हम इसे जानते हैं। ओके? लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी। काराकोरम का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? केटू का एक और नाम गॉर्डन ऑफ 8611। भूलना नहीं उसका हाइट, जिसका मैं बताऊंगा केवल उसी का याद करना। ठीक है? हर चीज का याद नहीं करना है अपने को। लद्दाख की ऊंची चोटी क्या है? माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी क्यों फेमस है? वन ऑफ द वर्ल्ड स्टीपेस्ट माउंटेन, विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला। किधर गया? विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी में से एक है ये। ढलान समझते हो? स्टीप। बहुत सारी पहाड़ियां जो होती है वो इस प्रकार की होती है। पहले खाली कर देता हूं। बहुत सारी पहाड़ियां जो होती है वो इस तरीके से होती है, यानी हर्षल जो है आसानी से वहां पर चढ़ सकता है, झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके। वहां पर जाके बोलेगा मैं भी फतेह कर दिया, मैं पहाड़ फतेह कर दिया। आसानी से चढ़ सकते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एकदम आसान हो, माउंट पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। ठीक है? लेकिन वासुदेव यह बोलता है कि हम उस साइड से नहीं जाएंगे, हम दूसरे साइड से जाएंगे, जो कि बहुत क्या है? स्टीप है, ढलान बहुत ज्यादा है। ठीक है? और यहां से हर्षल जो है, हर्षल नहीं,
ये दूसरा पल लंबा हो गया क्या? वासुदेव बोलते नहीं, हम दूसरे साइड से आएंगे, हम मर्द हैं। नहीं, हर्षल भी है, लेकिन दिमाग ज्यादा है हर्षल के पास, वो थोड़ा सेफ वाली चीजों को देख रहा है। ठीक है, तो वासुदेव भी बेचारा झंडा पकड़ नहीं सकता। वासुदेव, अरे स्टीफ है ना, उसको हमें छीनी हथौड़ी लेकर चलना पड़ेगा, कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं। ओके, बहुत स्टीफ है ये, ढलान बहुत ज्यादा है, आसानी से वो फिसल के गिर सकता है। ये तो चाहता ही होगा मैं जाऊं और फिसल पट्टी जैसे वी करके नीचे आऊं। माउंट राकापोशी बहुत ही स्टीपेस्ट है ना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट माउंटेन, मतलब एकदम बहुत तीव्र ढलान है उसकी। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत, जो कैलाश रेंज में जो कैलाश पर्वत है, जहां पर शिव जी का निवास स्थान हम कहते हैं, धार्मिक जगह है, वो जो कैलाश पर्वत है वो भी बहुत स्टीप है, उसको भी चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एकदम ढलान एकदम तीव्र है, आसानी से उसमें चढ़ा नहीं जा सकता। वैसे ही लद्दाख के बारे में अगर बात करूं, लाख दर्रों का घर, इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट राकापोशी है, जो वर्ल्ड का सबसे स्टीपेस्ट माउंटेन में से एक है। आसानी से इसमें बिल्कुल भी हम नहीं चढ़ सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे लद्दाख को हम मिनी तिब्बत प्लेटो के नाम से भी हम जानते हैं। मिनी तिब्बत प्लेटो यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, जो कि तिब्बत में आता है। मिनी तिब्बत का पठार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम है। याद करो ना करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूगा घाटी, इसको जरूर याद करना, इसको कभी भूलना नहीं। पूगा वैली, वैली जानते हो? वैली, वैली क्या होता है? घाटी किसे कहते हैं? हाँ जी सर, स्लाइड दिख नहीं रहा। हाँ, गुड। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, हिल नहीं बोलना, सीरीज बोलना। ठीक है, हिल ना बोलते हुए क्या बोलेंगे हम? सीरीज या फिर रेंज वगैरह, श्रेणी वगैरह हम बोलेंगे। ठीक है, वैलीज वगैरह जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर दिख जाए किसी मैप में तो देखते हैं। ये माउंटेन रेंज है, बहुत सारे रेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस रेंज में ये सीरीज मिलेगा आपको, कोई ना कोई ये माउंटेन सीरीज होगा हिमालय का, नीचे भी कोई ना कोई माउंटेन सीरीज होगा। अब माउंटेन सीरीज के बीच में एक ऐसा इलाका, ये देखो, ये वाला इलाका, गड्ढा वाला इलाका, ये दिख रहा है ऐसे, इधर एक माउंटेन सीरीज दिखेगा, इधर एक माउंटेन सीरीज दिखेगा, और बीच में एक ऐसा इलाका जो थोड़ा हल्का सा मैदानी टाइप का हो, थोड़ा निचला इलाका, एकदम मैदान भी ना हो सकता है पठार वगैरह भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा जगह जो थोड़ा समतल टाइप का दिखे, थोड़ा सा, उसे हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं। या फिर नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि दो पहाड़ियों के बीच का जो इलाका होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे ये एक पहाड़ी है, फिर ये एक और पहाड़ी है, तो ये बीच वाला जो इलाका है वो आपको क्या कहेंगे? इसे हम लोग वैली कहेंगे, घाटी के नाम से हम जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पूगा घाटी, घाटी हमारे पास बहुत सारे रेंजेस हैं हमारे पास। हल्दी घाटी के नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का वहां पर युद्ध हुआ था, सुने हो? नहीं सुने हो? तो घाटियां, पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा मैदानी इलाका, उसे हम घाटी के रूप में जानते हैं। तो लद्दाख में पूगा घाटी है। कौन सी घाटी? पूगा घाटी है, बहुत ही फेमस है, भूतापी ऊर्जा केंद्र है, जियो थर्मल एनर्जी सेंटर है, भूतापी ऊर्जा केंद्र पूगा घाटी में। और पूगा घाटी जो है वो कहां है? इसी लद्दाख श्रेणी में है। भूतापी ऊर्जा, जियो थर्मल जानते हैं सब क्या है?
आपको इतना पता होगा कि जमीन के अंदर में पानी है, वाटर भी जमीन के अंदर में ऐसे फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल के नाम से जानते हैं। जमीन के अंदर में भी पानी है, जमीन के अंदर में चट्टान है, चट्टानों के बहुत सारे लेयर हैं, तो चट्टानों के बीच में आपको गैप दिखेगा, वाकई में गैप दिखेगा चट्टानों के बीच में, और उसी गैप में पानी जो है हमेशा बहते रहता है। और आपको यह भी पता होगा कि जमीन के अंदर में हमारा जो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट है, उसके जस्ट नीचे में आपको दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर मिलता है। और एस्थेनोस्फीयर हमेशा क्या है, एक ऐसा जगह है जहां पर चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, मोल्टेन फॉर्म में होता है, गर्म अवस्था में होता है, सारे मोल्टेन घूम रहे हैं। अब वो गर्म है और जस्ट उसके ऊपर में पानी बह रहा है, तो पानी भी क्या होगा, गर्म होगा। और कोई भी चीज जब गर्म होता है, कोई भी चीज जब गर्म होता है और अगर वो क्लोज सिस्टम में है, क्लोज है, बंद है, और नीचे से हमने उसको आग लगा दिया है, अंदर पानी रख दिया है, और पानी जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बंद इलाके में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि प्रेशर कुकर, जैसे ही गर्म करोगे अंदर से प्रेशर क्रिएट होने चालू होता है, और जो सीटी जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुकर की सीटी, सीटी तो बोलते हैं क्या, ठीक है, कुकर की सीटी वो लोहे की होती है, स्टील की होती है। तो जो भाप जो है, इतना शक्ति है उसके पास कि लोहे जैसी भारी चीज को भी ऊपर उठा के बाहर निकल जाता है, इतना पावरफुल रहता है, इतना प्रेशर रहता है, अगर वो क्लोज सिस्टम है तो वैसे ही अंदर में अगर आप देखोगे, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है और बहुत सारे चट्टाने हैं जिसमें क्या बह रहा है, पानी बह रहा है बीच बीच में, और नीचे में आपके पास एस्थेनोस्फीयर है जहां पर एकदम हाई टेम्परेचर में मोल्टेन जो है वो भी बह रहा है। तो इससे चिपका हुआ जो पानी है, वाटर है, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो कुकर का सीटी जो भारी है उसको भी तोड़ते हुए जब वो भाप बाहर निकलता है, उसी तरीके से ये गर्म पानी भी चट्टानों को तोड़ते हुए वो कहीं ना कहीं से वो बाहर आ जाता है, गर्म पानी, ठीक है। और यही जो गर्म पानी है वो एक जगह हमको मिलता है भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में, जियोथर्मल एनर्जी फॉर्म के रूप में। ये कहां है, पूगा घाटी में। आप शायद छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ में भी ताता पानी नाम की एक जगह है। ताता पानी, तात समझते हो छत्तीसगढ़ में, तात यानी क्या होता है, गर्म, ठीक है। ताता पानी, गर्म पानी का फवारा आपको वहां पर मिलेगा। अब वो पानी गर्म क्यों है, समझ में आपको है, अंडा उबालते हैं, ठीक है। अब गर्म पानी, सिरा गर्म पानी लो, सिरा चावल डालो, अपने आप पक जाएगा, ऐसा है ना। ज्यादा हमको ईंधन की जरूरत नहीं है, फ्यूल की जरूरत नहीं है। पूगा घाटी इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां पर जियोथर्मल एनर्जी हमको मिलता है, पूगा घाटी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी मिलता है, इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये हर जगह हमें नहीं मिलता, हर जगह हमें नहीं मिलता। आप कभी नोटिस किए हो क्या, झरने को कभी नोटिस किए हो, या नदियों को भी नोटिस किया, नदियां आती कहां से, कहां से आती है, अलग अलग सोर्सेस से आती है, लेकिन वो सोर्सेस कहां रहते हैं हमेशा, वो ऐसे नीचे रहते हैं कि हाइट में रहते हैं। ऐसी दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, दुनिया छोड़ो, भारत में बता दो, मैक्सिमम नदियों का उद्गम स्थल कोई ना कोई पहाड़ी इलाका होता है। मैक्सिमम क्या, सारे नदियों का, कुछ कुछ अपवाद में छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ होते हैं अपवाद में बता रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम नदियां जो होती है उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो हमेशा कोई ना कोई पहाड़ी होता है। छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा, जैसे फेमस नदी महानदी है, कहां से निकला है, सिहावा तो रेंज का नाम है, श्रेणी है वो, तो कोई एक पहाड़ी से निकला होगा, फरसिया की पहाड़ी, हाँ याद आया, फरसिया की पहाड़ी। कोई ना कोई नदियां हमेशा पहाड़ी से निकलता है, और वो कहां बहेगा, वो हमेशा ढलान, जहां पर ढलान दिखेगा वहां पर बहेगा, नीचे की ओर ऐसे जाता है पानी हमेशा, ठीक है, नीचे की ओर जाएगा, ऊपर से
नीचे की ओर जाता है और हमेशा पहाड़ी से आता है। तो पानी ऊपर चढ़ा कैसे, उसके बाद वो नीचे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ा कैसे पानी? ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके ऊपर चढ़ा कैसे? पहाड़ों से हाइट में क्यों गया? और हाइट में जाने के बाद फिर वो ढलान जहां जहां दिख रहा है वहां वहां जाएगा। पहाड़ी तक पहुंचा कैसे? कैसे पहुंचा? अरे ऐसे ही पहुंचा जी। नीचे स्टेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, और जस्ट उसके ऊपर वाला जो पानी है वो क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होने से क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से हमेशा वो देखेगा कि मैं ऊपर कहीं ना कहीं से मैं निकलूं। तो पानी के पास, जमीन के अंदर में जितने भी जो आपको पानी दिखेंगे उसके पास हाई प्रेशर है। मैक्सिमम सारे पानी जो है उसके पास क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा है। ठीक है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मैंने क्या बताया, ये पहाड़ वगैरह जो होते हैं सब चट्टान होते हैं, और एक चट्टान नहीं है, ये एक चट्टान का टुकड़ा होगा, दूसरा चट्टान का टुकड़ा होगा, फिर चट्टान के टुकड़े होंगे, बहुत सारे टुकड़े होंगे, और उन्हीं के गैप में बीच बीच में पानी बहता है। और पानी के पास एकदम हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर जहां से दरार वगैरह दिखेगा वहां से पानी फिर फूट के बाहर निकल जाता है, और पानी जो है वो ऊपर जाता है। भाग क्या है, कुकर के सीटी को भी एकदम बाहर निकाल के निकल जाता है पानी। ठीक है, और दाल भी निकलता है क्या पानी के साथ में? कुकर में बनाए हो कि नहीं बनाए हो? दाल वगैरह बनाने आता कि नहीं आता? कैसे आता है आप लोगों को? आपका नाम क्या था भाई? साहिल। खाना ना बनाने आता है? चाय बनाने आता है? और क्या क्या बनाने आता है? पनीर बना लेते हो? तो डेयरी में बनती पनीर। हाँ, मैं भी बहुत काम कर लेता हूँ, पानी गर्म कर लेता हूँ मैं भी। और पानी गर्म करके मैं मैगी भी बना लेता हूँ। अलग से एक आता है जिसमें गर्म पानी डालते हैं मैगी। मेरे को ज्यादा नहीं आता, मुझे तो इंडक्शन में लाइटर जलाने भी नहीं आता। चलो देखो, पूगा घाटी याद रखिएगा। पूगा घाटी जो है वो आपके लद्दाख श्रेणी में मिलेगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पूगा घाटी में मिलेगा। तो क्या क्या पढ़े? लद्दाख लाख दर्रों का घर, इसका हाईएस्ट पीक जो है माउंट रागापोशी, स्टीपेस्ट माउंटेन में से एक है यहाँ पर, और यहाँ पर पूगा घाटी है जो जियोथर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, लद्दाख के बारे में और मैं बात करूं तो लद्दाख में सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है, लद्दाख को काटते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, पूरे रेंज को काटते हुए वो आगे बढ़ती है, और जहां पर वो काटता है उसे हम लोग गॉर्ज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और बुंजी नाम की एक जगह है, वहां पर उसको काटते हुए वो आगे बढ़ती है इंडस रिवर। और इंडस रिवर जो है लद्दाख रेंज को काटते हुए आगे बढ़ी, बुंजी नामक एक जगह है, वहां से काटते हुए आगे बढ़ी, और वो सीधा चले गई पाकिस्तान में, और पूरा इंडस रिवर पाकिस्तान को कवर करते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इसी इंडस रिवर के तट पे आपका कराची है, जानते हो कराची? ठीक है, गॉर्ज, महाखड्ड, गॉर्ज को क्या कहते हैं? महाखड्ड कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं गॉर्ज को। ठीक है, इसको नदी गर्त के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सबसे प्रचलित जो शब्द है वो महाखड्ड है। महाखड्ड, खड्ड यानी गड्ढा। आपने देखा होगा कि बरसात के समय में या कोई एक ऐसा जगह, हाँ जी समझ नहीं आया, इंडस रिवर को कट करते एक बार और बता दीजिए। सॉरी सर समझ नहीं आया, इंडस रिवर को कट करते हुए और टॉपिक एक बार और बता दीजिए। हाँ हाँ, अभी मैं और डिस्कस कर रहा हूँ। मैं तो एक ही चीज को 10 बार बोलते रहता हूँ ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं जैसे कोई पानी एक ही जगह लगातार टप टप टपकेगा तो वो जो जगह है, जमीन है, वो वहां पर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। यानी पानी के पास इतनी शक्ति है कि लगातार अगर वो फ्लो हो तो चट्टानों को भी वो तोड़ के रख सकती है। तो इंडस रिवर कब से बह रही है? 10 साल पहले से बह रही है क्या? कि 10,000 साल पहले से बह रही है? हमको तो एग्जैक्टली पता नहीं कि वो नदी का उद्गम ओरिजिन जो है वो कब से हुआ है, नहीं पता हमको, लेकिन लगातार एक उसी रास्ते से बह रही है। तो अपने साथ में रास्ते में जो भी आए उन सब का इरोजन, उन सब का वेदरिंग करते हुए वो आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े चट्टानों को भी तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है। ओके, तो ऐसी ही
याद रखिएगा कि हमारे पास एक लद्दाख रेंज है। कौन सा रेंज है? लद्दाख। ठीक है, हमारे पास एक लद्दाख है। ऊपर में कौन सा रेंज है? काराकोरम। नीचे कौन सा है? ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर। ओके, याद रहेगा। ठीक है, इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से आया है। कहां से आया है? और तिब्बत से आने के बाद इस लद्दाख रेंज को पार करते हुए अब इधर कौन सा एक शुद्ध देश है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। अरे बहुत ही शुद्ध है। पाक मतलब क्या होता है? शुद्ध। आतंकवाद के क्षेत्र में बेचारा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बहुत शुद्ध है उस फील्ड में। ठीक है, तो पाकिस्तान में फिर वो इंडस रिवर चली जाती है। लेकिन जाने से पहले यहां इस इलाके में बुंजी नाम की एक जगह है बुंजी। और बुंजी नाम की एक जगह है। तो ये जो रिवर जो है इस लद्दाख जो पर्वत है उसको काटते हुए आगे निकल गई। और जब काट रही है तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई एक ऐसा इलाका है, इस इलाके से लगातार पानी बहेगा तो ये इलाका कहीं ना कहीं धीरे धीरे गड्ढा होते 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 बहुत ही लंबा गड्ढा बन जाएगा। और यहां से लगातार पानी बह रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? तो इस गड्ढे को महागड्ढा कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? महाखड्ड कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। जॉर्ज नहीं है, गॉर्ज है। ठीक है, ये गॉर्ज के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज। भारत का सबसे गहरा महाखड्ड या सबसे डीपेस्ट गॉर्ज अगर कोई है तो वो बुंजी गॉर्ज है। और ये महाखड्ड यानी कि सबसे बड़ा गड्ढा किस नदी के द्वारा बनाया गया है? इंडस रिवर, सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। कहां पर है ये? तो लद्दाख रेंज में है ये। ठीक है, लद्दाख रेंज में है। पानी लगातार बहेगा तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर पूरे चट्टानों को अपरदन करते हुए निकल जाती है। ओके, लद्दाख रेंज में है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, ये लद्दाख की जो पहाड़ियां हैं, इस लद्दाख की पहाड़ी के कौन से दिशा से इंडस रिवर बहती है? नीचे से, साउथ डायरेक्शन से। कहां से? साउथ डायरेक्शन से। ठीक है, लद्दाख रेंज के नीचे में कौन सा नदी? इंडस। और इस इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी एक सहायक नदी है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है श्योक रिवर। कौन सा रिवर? श्योक। श्योक रिवर है। कौन सा रिवर है? श्योक रिवर है। ठीक है, कौन सा रिवर? श्योक। किसकी ट्रिब्यूटरी? ये इंडस रिवर है। और इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है श्योक। क्या है? श्योक। ठीक है, तो ये जो लद्दाख रेंज जो है ना, याद रखिएगा ये कौन से दो रिवर के बीच में है? तो ऊपर से आपको श्योक नदी दिखेगा और नीचे से आपको इंडस रिवर दिखेगा। एग्जाम में अगर पूछेगा कि लद्दाख रेंज कौन से दो मेन रिवर के बीच में है, तो श्योक और इंडस। सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी क्या है? श्योक। इन दोनों के बीच में आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडस रिवर बुंजी नामक जगह में इस लद्दाख रेंज को काटते हुए, पार करते हुए पाकिस्तान में जाती है और काट रही है तो वहां बड़ा सा गड्ढा बना दी जिसे हम लोग महाखड्ड यानी कि गॉर्ज कहते हैं। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है जो कि बुंजी में है। और बुंजी में इसलिए उस गड्ढे का नाम क्या पड़ गया? बुंजी गॉर्ज पड़ गया। समझ में आया? ठीक है, और यही लद्दाख के नॉर्दर्न साइड में आपको श्योक रिवर दिखेगा जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो श्योक और इंडस के बीच में आपको इस श्रेणी दिखेगा लद्दाख। ओके, आपको दिख रहा होगा मैंने श्योक को ऐसे काराकोरम के बीच काटते हुए मैंने लाया है। यानी श्योक रिवर भी यहां पर क्या बनाएगा? गड्ढा बनाएगा। क्या? महागड्ढा बनाएगा, महाखड्ड बनाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा लद्दाख रेंज कहां आता है? तो श्योक रिवर उत्तर में और इंडस रिवर कहां? उसके साउथ में, सिंधु नदी उसके दक्षिण में, उसके बीच में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और ये श्योक क्या है? तो श्योक जो है सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, श्योक क्या है? सिंधु नदी की एक
सहायक नदी है। अब श्योक की एक सहायक है, क्या नाम लिखूं? नुब्रा। श्योक नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। इंडस का ट्रिब्यूटरी श्योक, श्योक का ट्रिब्यूटरी। ये सब नाम इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि ये सारी जो हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं ये किसी न किसी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। और ये जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, पेरेनियल रिवर है। 12मासी यानी पूरे 12 महीने में इसमें पानी रहेगा। गर्मी के समय में सूखता नहीं है। नॉर्मल जो नदी देखोगे गर्मी के समय में उसका जल स्तर नीचे चले जाता है या सूख जाती नदियां गर्मी के मौसम में, ये नहीं सूखता। गर्मी के मौसम में बाढ़ आता है, बाढ़ क्यों? अरे ग्लेशियर से बना है, सब ग्लेशियर की पिघलने से आते हैं। तो गर्मी के मौसम में ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा, यानी इन नदियों में पानी ज्यादा होगा। बरसात में तो पानी रहेगा मानसून में, गर्मी में भी यहां पानी रहता है क्योंकि ग्लेशियर से बने हैं। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक इलाका है, एक इलाके से पानी लगातार बह रहा है। पानी क्या हो रहा है? लगातार बह रहा है। सर आपको आपके भूगोल की टीचर ने पढ़ाया होगा कि हिमालय पर्वत एक नया पर्वत है और उसका अपलिफ्टमेंट अभी भी हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो पहले ऊपर था क्या? नहीं, पहले उसका हाइट नीचे था। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो इधर का जो चट्टान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर चला गया, ये वाला इलाका क्या हो गया? ऊपर चले गया। जाने दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। नदी तो हमेशा से बह रही है और नदी जब बह रही है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर को लेते हुए, चट्टानों को तोड़ते हुए, उसका वेदरिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। ये ऊपर जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। नदी भी क्या कर रहा है? उसको गड्ढा बना दिया, देखो नीचे गड्ढा बन गया। नदी अपने रास्ते में बह रही है। ये ऊपर जाने का जो रेट है वो थोड़ा धीमा है और नदी जो है चट्टानों को काटने का जो रेट है, स्पीड है, वो ज्यादा है। ऊपर धीरे धीरे जा रहा है और नदी जो काट रही है चट्टानों को, उसका दर, उसका रेट ज्यादा है। ठीक है, चट्टान अभी देखो ऊपर चले गया, लेकिन नदी देखो कैसे यहां गड्ढा बनाते हुए अभी भी अपने रास्ते में बह रही है, अपने रास्ते में अभी भी बह रही है, अंदर ही अंदर चट्टानों को काटते हुए बह रही है। ऐसे ही क्या बनता है? महाखड्ड बनता है, गॉर्ज बनता है। ये देखिए गॉर्ज, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़, ये कभी ना कभी नीचे रहा होगा। नदी यहां से बह रही है तो ये चट्टान पहले तो ऊपर नहीं थे, नीचे ही थे। चट्टान धीरे धीरे उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। नदी अपने रास्ते में बह रही है और नदी जो है जहां से बहेगी वहां से चट्टानों को काटते हुए आगे बह रही है। अब भाई तुम पहाड़ हो, ऊपर जा रहे जाते जाओ, अपने कोई मतलब नहीं है। हम तो उसी रास्ते से बहेंगे, तुम तो बाद में ऊपर आ रहे हो, हम आपके ऊपर आने से पहले ही हम बह रहे हैं। और तुम्हारा ऊपर आने का जो रेट है उससे ज्यादा स्पीड से तो मैं तो तुमको काटते हुए बह रही हूं आएगा क्या? ठीक है, इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, बह रहा हूं बोलूंगा मैं। ठीक है, पुल्लिंग है। ओके, सिंधु नदी जो है वो स्त्रीलिंग में काउंट होगा, पुल्लिंग में काउंट होगा? स्त्रीलिंग। अरे पुल्लिंग है, नदी है तो क्या हुआ? यस, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, दामोदर, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो स्त्रीलिंग में काउंट नहीं होती, ये किस में होंगी? पुल्लिंग में काउंट होती है। बाकी जो नदियां हैं वो तो हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। नर्मदा, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा नहीं, कृष्ण नहीं। ठीक है, समझ में ये गड्ढा कैसे बनता है? ठीक है, और उस गड्ढे को किस नाम से जानते हैं? हाँ, गॉर्ज, महाखड्ड के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम जानेंगे? महाखड्ड। ठीक है, तो ऐसी ही बुंजी नामक स्थान में, ये बुंजी नामक स्थान है, पहाड़ ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन जो नदी है वो हमेशा अपने रास्ते में बनी हुई है। तो बुंजी नामक जगह पे ये सिंधु नदी जो है यहां पर एंट्री की, उसके बाद सीधा वो पाकिस्तान में चले गई।
और पाकिस्तान में जाने के बाद अरब सागर में जाके मिल गई, और जहां पर ये अरब सागर में जाके मिलती है वहीं पर पाकिस्तान का फेमस शहर कराची वहां पर है। कराची का बंदरगाह भी बहुत फेमस है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं आप में से कोई प्रधानमंत्री बनो और कराची को भी भारत में ठीक है। ये बुंजी है, बुंजी नाम के जगह में ही, कहां पर, मुंजी नाम के जगह में ही इसी लद्दाख श्रेणी में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कहते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। एग्जाम में पूछता है कि बुंजी नामक जो गॉर्ज है वो कौन से पर्वत के पास में है, कौन से फेमस पर्वत के पास में है, तो नंगा पर्वत के पास में है। कौन से पर्वत? नंगा पर्वत। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसका हाइट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक में से एक है नंगा पर्वत। 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8126 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर। 8126 मीटर आपको याद करना है। 8611 क्या है? केटी का एक और नाम कृष्णगिरी किसे कहते हैं? काराकोरम। लाख दर्रों का घर किसे कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं? काराकोरम को कहते हैं। पामीर नॉट में कौन कौन से सीरीज आके मिलता है? हिंदू कुश, ट्रांस हिमालय का, काराकोरम, कुनलुन शाह और त्यान शाह, ठीक है। ये सारे उसमें जाके मिलते हैं, ठीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत याद रखिएगा, नंगा पर्वत के पास में ही ये बुंजी नामक स्थान पे बुंजी गॉर्ज मिलेगा। नंगा पर्वत का जो हाइट है वो क्या है? 8126 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। 8126। ओके, कोई दिक्कत? इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ये चैप्टर चल रहा है, आपको मजा भी आएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का जय जोहार।